हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे, आपने इससे पहले पढ़ा था ध्वनि पोयम। समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अगर नहीं आई हो तो फिर से पूछ लीजिएगा जो प्रॉब्लम्स आ रही हो। आज हम चैप्टर पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ बच्चों एक ग्रामीण अंचल में उत्पन्न मशीन युग के कारण बेरोजगारी पर आधारित है। मशीनी युग के कारण जो हाथ के शिल्पकार हैं उनको कितनी परेशानियां आई और वे किस तरह से बेरोजगार हो गए कि एक काम जो मनुष्य करते थे वे मशीन जब करने लगी तो वह काम जल्दी और अधिक मात्रा में होने लगा, जिससे कि वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। साथ ही गांव के प्रेम और अपनत्व को भी इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दर्शाया है। तो हम पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास तो बच्चों जरा वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी। आगे हम पढ़ते हैं कि ये पैराग्राफ समझाती हूँ कि लेखक जो है वो अपने मामा के यहाँ जाया करता था और एक वहीं पर रहने वाले थे, लाख की चूड़ी बनाने वाले कारीगर थे जिनका नाम था बदलू। वे उनके पास जाता और वे उसके पास जाकर बैठता तो जो बदलू थे वो उन्हें लाख की गोलियां बना करके दिया करता था और वो बचपन में उन गोलियों से खेलने के लिए उन रंग बिरंगी लाख की गोलियों से अत्यधिक आकर्षित कर होता। इस कारण उसे बदलू बहुत अच्छे लगते थे। तो जब भी वो अपने मामा के यहाँ जाते और उनसे गोलियां इकट्ठी कर लिया करते थे जो बहुत ही आकर्षक होती और जो मर्जों के मन को लुभाती थी। तो इसीलिए वो गोलियों के लोभ में बदलू के पास जाते और उनसे उन्हें बहुत प्रेम करते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बबलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रहती थी जो आगे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती हैं। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। तो बच्चों आपको जैसा पहले वाले पैराग्राफ में बताया था उसके आगे है। हालांकि वो अपने मामा के घर जाता था लेखक, तो उसे सारे लोग उसके रिश्ते में मामा ही हुए, परंतु फिर भी वह बदलू को मामा न कहकर बदलू काका कहता था। कारण ये था कि सारे बच्चे
वहाँ के थे, मामा के गांव के, तो वो बदलू काका कहते थे, इसीलिए वह बच्चों के साथ वह भी उन्हें बदलू काका ही कहकर पुकारते। तो जो बदलू का घर था उसमें एक नीम का वृक्ष था सहन में ही, तो वो उसे के नीचे बैठकर अपनी चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। चूड़ियाँ बनाने के लिए क्या था, एक भट्टी थी जिसमें कि लाख पिघलता था, और वहीं पर एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर वो लकड़ी को लाख को मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला कर लिया करते थे उसी चौखट पर लकड़ी की, और उनको चूड़ियों का आकार देते। फिर जो चूड़ी बनाने के लिए मुंगेरिया टाइप से हुआ करती थी, रॉड टाइप से कहना चाहिए, उन पर वो उस पतली की हुई जो बेलनुमा मुंगेरियों पर वह लाख चढ़ा दिया करते थे। और जब वो उनका आकार हो जाता पूरा तो और उनके ठंडा चिकना हो जाता, तब वे उनको रंग कलर कर दिया करते थे उस पर। बदलू ये कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करते, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई। तो जो बदलू थे वो चूड़ियाँ उस पर बनाया करते, कलर करते। वो सदैव जो वो चूड़ी बनाने का काम था मचिए पे बैठकर, मचिया बच्चों होती है एक छोटी सी चौकोर यानी स्क्वायर चारपाई की तरह की बुनी हुई होती थी। पुराने समय में उसे मचिया कहा जाता था। तो उस पर मचिए पर बैठकर ही चूड़ी बनाने का काम करते थे। और जो लेखक थे उनके यहाँ जब जाते तो बहुत देर घंटों उन्हीं के पास बैठे रहते। कहते पूरा दोपहर का समय वहीं बिताते थे। और वो जो बदलू थे वो प्यार से लेखक को लला कहा करते थे, और उनके पहुंचने पर एक और मछिया मंगाकर उन्हें बैठाया करते थे। वो इस तरह से बहुत सारी 4-6 जोड़े चूड़ी बनाते और उन पर तैयार करते, रंग करते। फिर उसे अत्यधिक मौन होकर, भावुक होकर उन चूड़ियों को देखा करते थे, जैसे कि कोई नई बहू की कलाई हो चूड़ी ना होकर। इस प्रकार से बदलू कौन था? बदलू एक मनिहार था। मनिहार किसको कहते हैं बेटा? चूड़ी वाले को। तो बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पूर्वजों के द्वारा किया जाने वाला काम। तो और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले से चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो जो मनिहार था बदलू, उसका पैतृक पेशा था, यानी पूर्वजों का पुराना पेशा था, इसलिए वो चूड़ियाँ जो थे बहुत सुंदर बनाया करते थे। और उनकी चूड़ियों की उनके गांव में तो क्या, और आसपास के सभी गांवों में बहुत अधिक मांग थी। सभी दूसरी बात क्या थी, वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से, रुपयों से नहीं बेचा करते थे, वे वस्तु विनिमय किया करते थे। वस्तु विनिमय बच्चों क्या होता है? वस्तु के बदले में वस्तु देना। जैसे वो चूड़ियाँ देते
और उसके बदले में लेने वाला उनको अनाज दे दिया करता था। तो उसी से ही उनका परिवार चला किया करता था। और वो कभी भी किसी से झगड़ते नहीं, बहुत सीधे स्वभाव के थे बदलू, जो कि अगर उनको इतने सीधे थे कि अगर उन्हें सामान्य रूप से कोई चूड़ी के पैसे ना भी देते तो भी वो झगड़ते नहीं थे और ना ही कभी उनसे पैसों की जिद करते अधिक। बस जिद करते थे वो जब जब शादी विवाह के अवसर पर जब चूड़ियाँ देते तब वे जरूर उसकी सारी कसर पूरी कर लेते। यानी सामान्य रूप में जो ना लेते थे, शादी के समय वे जरूर हंसी मजाक करके झगड़ा किया करते और अपने मन माने पैसे क्या वस्तुएं लिया करते। और इसमें उन्हें बहुत अधिक प्राप्ति हो जाती थी। उनके परिवार के लिए, उनकी स्त्री के लिए, उनकी पत्नी के लिए कपड़े, उनके लिए वस्त्र मिल जाते और साथ ही रुपए पैसे भी मिल जाया करते थे। इस तरह से उनका जीवन यापन चल रहा था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। तो बच्चों, इसके बाद उनका जीवन यापन अच्छे से इस तरह से हो रहा था, परंतु मशीनी युग के कारण और बदलाव होने से सामाजिक लाख की चूड़ियों का स्थान ले लिया कांच की चूड़ियों ने। इसलिए बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वे यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वे अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। इतनी चिढ़ थी कि अगर वो किसी के हाथ में चूड़ी देख लेते तो वे अंदर से कुढ़ जाती, यानी जलन सी होती। और वे कभी कभी तो कुछ 2-4 बुरी भली बातें भी सुना दिया करते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में अब सब कांच की चूड़ियाँ पहनते, तो उत्तर दे, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो लेखक जो थे उनके पास बैठते घंटों, तो वह बदलू भी उनसे बहुत सारी बातें किया करते, पढ़ाई की, घर की, शहर के जीवन की। और जो लेखक थे वो भी उनकी बातों में रस लिया करते और अपने शहर की भी बातें बताया करते कि शहर में स्त्रियां अब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो वो चिढ़ के कह देते कि शहर की तो बात कुछ और है, वहाँ तो स्त्रियां मर्द का हाथ पकड़कर घूमती रहती हैं, उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। और व्यंग करते हुए कहते कि लाख की चूड़ियाँ पहनने से उनके हाथों में मोच नहीं आ जाएगी, इसलिए नहीं पहनती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण में मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। तो लेखक बताते हैं कि जब वो उनके पास जाते बदलू के तो बहुत उनका आदर किया करते थे। हमारे समाज में तो वैसे भी मामा के यहाँ जब बच्चे आते हैं तो बच्चों का अलग ही आदर किया जाता है, उन्हें कुछ अलग ही प्यार और दुलार मिला करता है। तो इसी तरह वो भी लेखक को बहुत प्यार दुलार करते थे। वो अपनी गाय के दूध की मलाई बचाकर ही स्पेशली उनको देते। आम का मौसम होता तो वो उनको आम बिना खिलाए नहीं जाने देता बदलू। और इनके अतिरिक्त वह सबसे अधिक लेखक को इन सब खाने पीने की वस्तुओं के अलावा उनको सबसे अधिक पसंद थी बदलू की गोलियां, जो कि वो उन्हें प्रतिदिन दिया करते थे। लेखक बताते हैं मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तो वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए मैं कई दिनों तक
मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी से सब मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उनसे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक काट पर लेटा था। तो लेखक बताते हैं कि वो वैसे तो हमेशा ही हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाते और ग्रीष्मावकाश व्यतीत करके ही अपने घर वापस आया करते थे। लेकिन इन्हीं बीच क्या हुआ कि जो लेखक के पिता का तबादला यानी ट्रांसफ़र हो गया और वो शहर छोड़कर दूर शहर में पहुंच गए, जिस कारण वे अपने मामा के यहाँ नहीं जा सके। और 8-10 वर्षों तक ऐसा वहाँ रहने के कारण वो अब बहुत काफ़ी युवक हो चुके थे और इस कारण उनकी अब छोटी जो गोलियां थी बच्चों के खिलौनों में रुचि नहीं रह गई थी। तो जब इतने वर्षों के बाद फिर वो एक बार अपने मामा के यहाँ जाते हैं तो लेकिन उनको अपने मामा के यहाँ जाकर तब वो बदलू का ध्यान नहीं आता, क्योंकि बचपन था, उन्हें और सब बातें भूल जाती हैं। केवल एक गोली ही पसंद थी, तो वो गोलियाँ का उनको अब शौक नहीं रहा था एक आयु विशेष के कारण। लेकिन एक दिन क्या होता है कि लोगों को वो चूड़ियाँ स्त्रियों को पहने देखते, हाथ में किसी के लाख की चूड़ियाँ ही नहीं देख रहे थे। कोई शायद ही एक आध लोग पहने हो, तो जो लाख की चूड़ी पहने एक आध स्त्री को जब देखा तभी उनको बदलू की याद आ गई। उसी बीच क्या हुआ कि जो मामा की लड़की थी लेखक की, वो बरसात में फिसल कर गिर गई और गिरने से जो कांच की चूड़ी थी उसके हाथ में चुभ गई और उससे जिस कारण से मामा का घर पर न होने के कारण उन्हें ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब उन्हें सहसा अचानक ही बदलू की याद आ गई, क्योंकि वो कांच की चूड़ियों के कारण ही उसके चोट लगी थी और तब उन्हें उन लाख की चूड़ियों का उनके मस्तिष्क में विचार आया और उन्हें उनसे मिलने की इच्छा हुई। तो वे बदलू के घर घूमते घूमते पहुंचे तो देखा चबूतरे पर ही खाट पे लेटे हुआ था बदलू। तो लेखक ने उनसे कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उन्होंने नमस्ते करा। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु पहचान नहीं पाए बदलू, क्योंकि बहुत देर तक देखते रहे, क्योंकि वो बड़े हो चुके थे। अब मैं हूँ जनार्दन काका। तो लेखक ने उन्हें अपना नाम बता के उन्हें परिचित कराया कि काका मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। लेखक ने अपना परिचय दिया, उनको पहचानने के लिए उन्हें गोलियों की भी याद दिलवाई। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। गोलियां की बात सुनकर उन्होंने बदलू चुप रहे और तुरंत थोड़ा सा याद करने की स्थिति में पिछली बातों को याद किया और एकदम से उन्हें याद आ गया और उन्होंने तुरंत ही उसको आदरपूर्वक लेखक से कहा, आओ लला बैठो, कितने बहुत दिनों बाद आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। तो लेखक ने उत्तर दिया, उनकी चारपाई पर बैठ गए और उनसे कहा, हाँ, बहुत दिन से इधर आना नहीं हुआ। कुछ देर हुई, फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि आई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। तो जब इधर उनकी चारपाई पर बैठ गए तो उन्हें जो लाख की चूड़ी बनाते थे वो भट्टी मचिया आदि कुछ नहीं दिखाई दी। तो उन्होंने बदलू से पूछा कि काका आजकल काम नहीं करते। तो बताया उन्होंने, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गाँव गाँव एक कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना या लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। तो
बदलू बताते हैं कि भाई चूड़ियाँ जो हैं बहुत दिनों से वो काम मेरा बंद हो चुका है, अब तो सब जगह कांच की चूड़ियों का ही प्रचार और प्रसार हो गया है और उतनी सुंदर भी नहीं दिखती हैं, मशीनों से काम होता है तो चूड़ियाँ बन जाती हैं जल्दी से। अब लाख की चूड़ियों में इतनी सुंदरता ही नहीं आ पाती है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो लेखक ने उनका बताया कि कांच तो टूट जल्दी जाता है क्योंकि वो तुरंत ही अपनी ममेरी बहन के हाथ में चोट से वाकिफ होकर आए थे। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई, ओवर देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, तो लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ उनकी खांसने से कि उनको अस्थमा या दमा की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें भी उभर आई थी, यानी बदलू जो थे अब वृद्ध हो चुके थे और जिसके लक्षण उन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो जो उनके मन के भावों को पता नहीं बदलू काका ने तुरंत ही भांप लिया, यानी समझ लिया और तुरंत कहा कि मुझे बीमारी नहीं है दमा की, ये मौसमी खांसी है जो 2-1 महीने में हो जाती है और स्वतः ही 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। उस बदलू के इस प्रकार से अपने अस्वस्थ होने के कारण का स्पष्टीकरण देने से वो जो लेखक थे वो शांत हो गए और उन्हें आभास हो गया कि जो बदलू हैं वो अत्यधिक व्यथित हैं। तो वो सोचते रहे, मन में उनके विचार आया कि इस मशीन युग के कारण इन जैसे कारीगरों के हाथ कट गए हैं। फिर भी बिल्कुल शांत हो गया माहौल, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था लेखक को। आम की अब फसल कैसी है काका? लेकिन बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फिर कहा, काका अब आम की फसल कैसी आ रही है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछ लिया। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। तो बदलू ने उसे लेखक से कहा, अच्छा है, बहुत अच्छी फसल है। और तुरंत ही उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, इसका नाम रज्जू था, बोले लला के लिए आम ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, मैं माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो मैं भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। बदलू को वही बचपन का बच्चा नज़र आ गया और उन्होंने उसी बात कर कहा कि मैं बिना आम खिलाए तुम्हें कैसे जाने दूं। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हुआ है और मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। जब बदलू ने उसे प्रेम से आम के लिए निमंत्रित किया तो वे चुप हो गए और फिर उन्हें पुरानी यादें आ गईं कि किस तरह से बदलू काका उनको मलाई बचाकर भी खिलाया करते थे। तो उन्हें मलाई की बात से याद आ गया, गाय भी थी बाबू काका के पास। तो उन्होंने गाय के विषय में पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? तो उत्तर दिया, गाय कहाँ है, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अर्थात उनकी जो जीविका के लिए अर्जन ही नहीं हो पा रहा था, तो वो उसका पालन पोषण करने में असमर्थ थे। इस कारण उन्होंने अपनी गाय भी बेच दी। इतने में जो उनकी बेटी थी वह अंदर से एक डलिया में आम ले आई, बहुत सारे। और तो लेखक ने उनसे कहा, ये तो बहुत है, मैं इतने नहीं खा पाऊंगा। तो जो थे वो हंस पड़े काका और बोले, वाह वाह, शहरी ठहरे हो ना अब, कि तुम शहर के हो गए हो। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 54 आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब समय में, एक बार में, एक समय में ही इससे ज़्यादा आम खाता था। ये बदलू काका ने बताया। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक ने उत्तर दिया, आप लोग की बात है, अच्छा बेटी लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ। तो जो एक नई किस्म का सिंदूरी आम होता है, तो बदलू काका ने अपनी बेटी से कहा कि वो सिंदूरी वाले आम 4-5 लला को दो, ये नया पेड़ है, इसी साल
फल तैयार हुए हैं इसमें। रज्जू ने फिर उनकी जो बेटी थी, उन्होंने आम अंजलि में भरकर लेखक की ओर दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो देखा उनकी जो बदलू काका की जो बेटी थी, वो लाख की ही चूड़ियाँ पहने हुए थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेखक को बहुत उसकी कलाई पर वो चूड़ियाँ जो थी लाख की बहुत सुंदर लगी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख लिए बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी का विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो जैसे ही बबलू ने देखा लेखक की दृष्टि को और उनकी भाषा, उसके नेत्रों से ही, उनकी दृष्टि से ही बात को समझ लिया और तुरंत ही उन्होंने उत्तर दिया कि ये आखिरी जोड़ा था। लेकिन बात उनकी जिद की वही रही बदलू की कि उन्होंने कम पैसों के कारण जो जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाई थी, तो उनके कम पैसे के कारण, उनके मन मुताबिक दाम न मिल सकने के कारण उन्होंने इतनी परेशानी में भी वो जोड़ा नहीं दिया और अपनी पुत्री को पहना दिया और उससे जमींदार से कहा कि तुम जाकर शहर से ही ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अंततः लेखक को जो बदलू की यह बात बहुत ही अधिक प्रेरणादायक लगी कि उन्होंने जमींदार को 10 आने न दे सकने के कारण चूड़ियाँ लाख की नहीं दी और उन्हें अपनी पुत्री को पहनाया, जिससे कि उसे लेखक को उनके स्वाभिमानी होने का गुरूर महसूस हुआ और जो उन्हें बहुत ही प्रसन्न भी कर गया कि आज भी बदलू इतनी विवश स्थिति में भी हारे नहीं हैं। उन्होंने अपनी जो मांग थी, जो अपना एक सिद्धांत था कि विवाह में चूड़ी का मूल अपने मन मुताबिक ही लिया करते थे, तो उसको बरकरार रखा और अपनी हार नहीं मानी। इस तरह से इस बात से बदलू के व्यक्तित्व जो है वो उभर कर आया है कि वे आसानी से हारने वाले व्यक्ति नहीं थे, कांच की चूड़ियों की तरह नहीं थे जो कि उनका व्यक्तित्व टूट कर बिखर जाए। आसानी से टूटने वाले नहीं थे, यानी संघर्षशील व्यक्ति थे कि संघर्षों में भी जीवन को अपने ही ढंग से जीते थे। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा पाठ अब तो, कि बहुत आसान सा ही एक स्टोरी है। स्टोरी तो बच्चों को वैसे ही बहुत जल्दी से कंठस्थ हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो अब देखते हैं हम जल्दी से प्रश्न। समय बहुत हो गया है, आपको भी सुननी है, फिर प्रश्न पूछने हैं। चलिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? जैसा मैंने पाठ पढ़ाते में ही अभी आपको बताया कि लेखक को बदलू की बनाई हुई गोलियों में का बहुत आकर्षण था। इस कारण वो बदलू मामा के यहाँ भी जाया करते थे छुट्टियों में, और बदलू के को मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि गांव के सारे बच्चे ही उनको बदलू काका कहते थे, जो कि गांव के बच्चों के रिश्ते में वो काका लगते थे, इसलिए वो काका कहते थे। और बच्चों के देखा देखी लेखक भी उनसे बदलू काका कहा करते थे। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? मैंने आपको बता दिया। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु लेना। जैसे कि आज के समय में हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको पैसे से खरीदते हैं, लेकिन पुराने समय में वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। जैसा मैंने अभी पढ़ाते समय ही बताया था कि वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले में वस्तु देना। विनिमय की प्रचलित पद्धति अब आपको बता दी। विनिमय क्या है कि एक कोई चीज़ हम वस्तुओं को लेते हैं और रुपए देते हैं। अब ये पद्धति प्रचलित है। पुराने समय में विनिमय क्या हुआ था? एक्सचेंज क्या था?
कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। आज के समय में वस्तु के बदले हम पैसे देते हैं। नेक्स्ट है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति से लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने बेरोजगारी की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनी युग के कारण लोग जो कारीगर हैं उनके हाथ कट गए, अर्थात उनका जो जीविकोपार्जन का साधन था वह समाप्त होता जा रहा है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के मन में जो व्यथा थी अपनी जीविकोपार्जन की, वह लेखक से छिपी नहीं, जिसमें अंततः उन्होंने पहचान ही लिया कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा, बदलू ने, और जीवन का जो संघर्ष था वही उनकी व्यथा थी। और लेखक ने उनकी चूड़ी जमींदार को न देने के बात से उसको पहचान लिया। मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, ये बच्चों आप देख ही लेंगे। मशीनी युग के कारण बदलू का जो कार्य था, चूड़ी बनाने का जो पेशा था, वो उन्हें बंद करना पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई और वे बीमार भी रहने लगे। बस अब उनको जो अपनी फसल आम की होती थी उससे ही उनका गुजारा चला करता था। तो ये आपके हो गए 5 प्रश्न, आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इसमें ये लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये वाला प्रश्न और आप देख लीजिएगा। राजस्थान में अधिक होता है बच्चों लाख की वस्तुओं का निर्माण, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो बताइएगा आप। ये अपने आप से ही लिखना होगा आपको। नीचे आइए, अब आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 6। चलिए, अब इस पाठ में से इन प्रश्नों के अतिरिक्त आप इसके इंटरनल क्वेश्चंस भी बना लेंगे। एक 20 भी बन जाएंगे, छोटे बड़े लघु और दीर्घ मिलाकर सारे 5 बना लीजिएगा एक एक शब्द के, और 10 बना लीजिएगा आप लघु उत्तर और अति लघु उत्तर, और बना लीजिएगा लघु उत्तर 5। ठीक है, 5 लघु, 5 एक एक शब्द वाले और 10 अति लघु प्रश्न बना के केवल उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये पाठ। अब आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके वर्क में कंप्लीट होना चाहिए इन दोनों का। ठीक है, शब्द अर्थ भी लिख लीजिएगा, ये मैंने शो कर रही हूँ, इसमें से देख लिख के। आपके पैसे बुक नहीं हो तो इसमें से ही कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।